गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फ्रांसीसी क्रांति हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 में शुरू हुई थी। ठीक है। और वो किस तरीके से हुई थी, किस तरीके से अलग अलग वर्गों में बांट रखा था, वो भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसी में जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अर्थात ये जो 60 से 65 वर्ष है, इसमें जो जनसंख्या है, ये जनसंख्या लगभग 5 करोड़ बढ़ गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। आप जानते हो कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्नों की समस्या बढ़ेगी, तो अनाज उत्पादन तो कम हो रहा था और जनसंख्या ज़्यादा हो रही थी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पावरोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अर्थात अधिकांश जो लोग थे उनका जो भोजन था वो पावरोटी था, और उसमें लगातार कीमत में क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे। अर्थात अधिकतर जो कामगार थे वो कारखानों में मजदूरी करते थे और वो जो मालिक थे वो उनकी मजदूरी तय करते थे। लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। अर्थात उनको जो पेमेंट मिलती थी, अर्थात उनको जो मजदूरी मिलती थी, वो जो महंगाई बढ़ रही थी उसके अनुसार नहीं थी। अर्थात उनका खर्चा नहीं चल पा रहा था। परिणाम स्वरूप अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती चली गई। अर्थात अमीर और गरीब का जो अंतर था वो बढ़ता गया। स्थितियां तब और बदतर हो जाती है जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती है, अर्थात पैदावार नष्ट हो जाती है। कभी क्या होता है कि बरसात नहीं होती तो सूखा हो जाता है, और कभी क्या होता है कि ओले गिर जाती हैं, उससे भी फसल नष्ट हो जाती है। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा होता चला जाता था। ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। अर्थात जो फ्रांस की राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी उसमें ये अधिकतर देखने को मिलता था। यहाँ पे एक नया शब्द आया, जीविका संकट। अर्थात जीविका संकट का अर्थ क्या होता है? तो जीविका संकट का अर्थ होता है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। अर्थात इसका मतलब ये है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। अगर रोटी, कपड़ा और मकान में भी किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसे हम जीविका संकट कहते हैं। जीविका संकट कैसे उत्पन्न होता है? तो देखिए, ये एक चक्र दे रखा है। जैसे खराब फसल है, फसल खराब हो जाती है तो अब जो गरीब है वो पाव रोटी नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है। कई बार महामारियाँ हो जाती है, महामारियों की वजह से भी जो संकट है वो उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद में देखेंगे अपन, उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। अर्थात जो मध्यम वर्ग है, अर्थात 3 प्रकार का जो वर्ग बना रखा था, 3 स्टेट थी, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो जो द्वितीय स्टेट के लोग हैं, अर्थात जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, पहले भी कर बढ़ने और काल के समय किसान और कामगार विद्रोह कर चुके थे। अर्थात जैसे जैसे फ्रांस के राजा कोई टैक्स बढ़ा देते थे तो लोग उनका विरोध करते थे, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन या कार्यक्रम नहीं थे। ये जिम्मेदारी तीसरे स्टेट के उन समूहों ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सके। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग कहा गया। अर्थात एक वर्ग ऐसा था जिसने राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पुरजोर विरोध किया और वो एक नया वर्ग सामने आया, उसका नाम था मध्यम वर्ग, जिसने फैलते हुए
समुद्र पारीय व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। अर्थात वो व्यापारी वर्ग था और व्यापार के माध्यम से उसने धन अर्जित या संपत्ति अर्जित कर रखी थी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। अर्थात वहाँ पर जो उत्पादन होता था या तो उसका वो निर्यात करते थे। निर्यात का मतलब है वस्तुओं को एक देश से दूसरे देश में भेजना। तो या तो वो निर्यात करते थे या समाज के जो समृद्ध लोग होते थे वो उनको खरीद लेते थे। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। अर्थात ये जो सौदागर थे, ये जो व्यापारी थे, इनके साथ में प्रशासनिक सेवा में काम करने वाले लोग भी थे और वकील भी थे। ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के साथ जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। अर्थात इनका मानना ये था कि जन्म के साथ में किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार नहीं देना चाहिए। अर्थात समाज में उसकी स्थिति कर्म पर होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। अर्थात समाज में जो उसकी स्थिति रहेगी, उसका जो स्टेटस रहेगा वो योग्यता के आधार पर रहेगा। किसके आधार पर रहेगा? योग्यता के आधार पर रहेगा। ऐसा मध्यम वर्ग का मानना था। स्वतंत्रता, समान नियमों तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की ये परिकल्पना जॉन लॉक और ज्यां जाक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की। अर्थात ये जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ये जॉन लॉक और रूसो के विचारों पर थी और इसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर जोर दिया गया था। अपने टू ट्रेटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया था। लॉक ने क्या किया कि जो राजा को देवी और जो निरंकुश अधिकार मिलते हैं उनका इसने विरोध किया, खंडन किया। रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। अर्थात एक ऐसी रूसो ने इस बात पर विचार किया, इस बात पर जोर दिया कि सरकार हो वो कैसी होनी चाहिए? जनता द्वारा निर्मित होनी चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही। अर्थात जो मॉन्टेस्क्यू है ये भी विचारक है। इन्होंने एक किताब लिखी है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इस किताब में इन्होंने ये बताया कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन होना चाहिए। अर्थात उनके जो अधिकार हैं उन अधिकारों में बंटवारा होना आवश्यक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया तो वहाँ इसी मॉडल की सरकार बनी। अर्थात अमेरिका में भी कौन सी सरकार बनी? जो उपनिवेश से मुक्त हो। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। अर्थात फ्रांस की जो क्रांति हुई है वो अमेरिका की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति से इन्होंने प्रेरणा धारण की है। दार्शनिकों के इन विचारों पर काफ़ी हाउसों व सेलोन की गोष्ठियों में गर्मा गर्म बहस हुआ करती थी और पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से इनका व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। पुस्तकों या अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता था ताकि अनपढ़ भी उन्हें समझ सके। इसी समय लुई सोल्वे द्वारा राज्य के खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क उठा। अर्थात जैसे जैसे राज्य पर भार बढ़ा तो जो लुई सोल्वा है उसने टैक्स बढ़ाने की सोची और ये बात जब सामने आई तो विशेषाधिकारों के प्रति और दोबारा गुस्सा भड़क उठा। प्राचीन राजतंत्र में हुए अनुभवों का वृत्तांत आगे चलकर क्रांतिकारी राजनीति में सक्रिय होने वाले जॉर्ज डाल्टन ने अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद के समय
याद करते समय 1793 में एक मित्र को लिखा गया एक पत्र है। अब इस पत्र में क्या बताया गया कि मैं फ्रांसिस के आवासीय कॉलेज में था, आवासीय कॉलेज जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ता भी है और रहता भी है। वहाँ मुझे कई महत्वपूर्ण लोगों का सानिध्य मिला। पढ़ाई पूरी होने के बाद बेकारी के दिनों में नौकरी की तलाश में जुट गया। पेरिस के न्यायालय में नौकरी मिलनी असंभव थी। सेना में नौकरी का विकल्प भी मेरे लिए नहीं था, क्योंकि न तो जन्मजात कुलीन था और न ही मेरा कोई संरक्षक था। चर्च भी मुझे आसरा नहीं दे सका। मैं कोई ओहदा भी खरीदने की स्थिति में नहीं था। ओहदा का मतलब कोई पद, क्योंकि मेरी जेब में एक सू, जो फ्रांसीसी पैसा होता है उसको सू कहते थे, तक नहीं था। पुराने दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया था। व्यवस्था ने हमें पढ़ा लिखा तो दिया, लेकिन हमारी प्रतिभा के इस्तेमाल के अवसर उपलब्ध नहीं कराए थे। आर्थर किंग नामक एक अंग्रेज ने सन 1787 से 1789 के दौरान फ्रांस की यात्रा की और अपनी यात्रा का विस्तृत वृत्तांत लिखा। इस वृत्तांत में उसकी एक टिप्पणी दिलचस्प है। अब उन्होंने क्या कहा है, तो सेवा टहल में लगे अपने गुलामों, खास तौर पर उनके साथ बुरा व्यवहार करने वालों को पता होना चाहिए कि इस तरह वह अपनी ज़िंदगी को ऐसी स्थिति में डाल रहा है जो उस स्थिति से बिल्कुल भिन्न होती है जिसमें उसने मुक्त लोगों की सेवा ली होती और उनसे बेहतर बर्ताव करता। जो अपने पीड़ितों की कराह सुनते हुए बोझ उड़ाना पसंद करते हैं, उन्हें दंगे के दौरान अपनी बेटी के अपहरण या बेटे का गला रेत दिए जाने का दुखड़ा नहीं रोना चाहिए। अर्थात इनका कहना है कि जो मौज मस्ती करते हैं उनको फिर किसी प्रकार से अपना दुख भी प्रकट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो क्रांति की शुरुआत है वो किस तरीके से हुई, किस तरीके से ये क्रांति भड़की, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे।